लखनऊ विश्वविद्यालय के पीछे गोमती तट पर दीपा प्रकाश की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने समाये हुए थे और चेहरे पर असीम शांति छाई हुई थी। प्रकाश के साथ में उसे सुख के साथ साथ सुरक्षा का भी एहसास होता था। अचानक आए तेज हवा के झोंके ने दीपा की लटों को बिखरा दिया। उसका पूरा चेहरा बालों से यूं ढक गया जैसे बदली से चांद। प्रकाश ने हाथ बढ़ाकर उसकी बिखरी हुई लटों को संवारा, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों के बीच लेते हुए बोला, दीप, हम लोग कब तक यूं छिप छिप कर मिलते रहेंगे? आखिर कब तुम इस प्रकाश के आंगन में प्रकाश बिखेरने के लिए राजी होगी? दीपा अपनी आंखें प्रकाश के चेहरे पर टिकाते हुए मुस्कुराई। प्रकाश तो दीप की अंतिम मंजिल होती है। प्रकाश के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन क्या? प्रकाश अधीर हो उठा। तुम तो जानते हो जो रिसर्च मैं कर रही हूँ वो कितनी महत्वपूर्ण है। थीसिस पूरी करने के लिए मुझे 24 घंटे का समय भी कम पड़ रहा है। ऐसे में अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी। दीपा की बात सुनकर प्रकाश बोला, हमारे घर में इतने नौकर हैं कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम आराम से अपनी थीसिस पूरी करना। प्रकाश ने दीपा को समझाने की कोशिश की। इस पर दीपा खिलखिलाते हुए उठकर बैठ गई और कपड़ों में लगी रेत झाड़ते हुए बोली, जानती हूँ बुद्धू राजा, लेकिन तुम भी ये जान लो कि मैं जो भी काम करती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ। जब तक थीसिस लिख रही हूँ सिर्फ थीसिस लिखूंगी। जब प्यार करूंगी तो सिर्फ प्यार करूंगी। उस समय मैं किसी नौकर को ना तो तुम्हारे पास चाय की प्याली लेकर फटकने दूंगी और ना ही किसी को तुम्हारे कपड़े छूने दूंगी। सिर्फ मैं और तुम। हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आने पाएगा। इसलिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार और करो। मेरी थीसिस बस पूरी होने ही वाली है। उसके बाद हम अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता देंगे। ठीक है भाई, जैसी आज्ञा। प्रकाश ने सिर झुकाते हुए इस अंदाज में कहा कि दीपा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीपा और प्रकाश बीएससी में सहपाठी थे। एमबीए करने के बाद प्रकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो गया था। दीपा को एमएससी के बाद यूजीसी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। एमएससी में उसने सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे। इसीलिए प्रोफेसर कुमार बड़ी खुशी से उसे अपने अधीन रिसर्च कराने के लिए सहमत हो गए थे। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर कुमार खानदानी व्यक्ति थे। पूरा विश्वविद्यालय उनकी योग्यता का कायल था। उनके अधीन रिसर्च करना सभी शोध करने वाले विद्यार्थियों का सपना रहता था। सभी का मानना था कि प्रोफेसर कुमार अगर मिट्टी पर भी हाथ रख देंगे तो वो सोना हो जाएगी। दीपा पूरी मेहनत के साथ अपनी थीसिस लिखने में जुट गई। 2 साल तक तो सब ठीक रहा। प्रोफेसर कुमार उसका मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन तीसरे वर्ष जाने क्यों वे उपेक्षा दिखाने लगे थे। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के साथ साथ दीपा इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों की लाइब्रेरी को भी खंगाल डालती। रात रात भर जागकर पेपर्स तैयार करती, लेकिन प्रोफेसर कुमार के पास उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं रहता। महीनों वे उनकी अलमारी में अनछुए से पड़े रहते। दीपा की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ गया है। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर कुमार बात टाल जाते। 3 साल के बाद स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई, लेकिन प्रोफेसर कुमार की उपेक्षा के कारण दीपा की थीसिस पूरी नहीं हो पाई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात प्रकाश से हो गई। दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। जल्दी ही दोनों में प्यार के अंकुर फूट गए। प्रकाश जल्दी ही शादी कर घर बसाना चाहता था, लेकिन दीपा थीसिस पूरी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। प्रकाश का आग्रह देख उसने दिन रात मेहनत कर थीसिस पूरी कर ली थी। उसे प्रोफेसर कुमार को दिए हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन उन्होंने उसे अभी तक देखा भी नहीं था। इससे दीपा काफी परेशान थी, क्योंकि उनके देखे बिना दीपा को पीएचडी की उपाधि नहीं मिल सकती थी। उस दिन प्रकाश से मिलने के बाद दीपा ने प्रोफेसर कुमार से साफ बात करने का निश्चय किया। अगले दिन मौका देखकर
उसने कहा, सर, पिछले 1 साल से मैं महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोफेसर कुमार ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा। सर, अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी थीसिस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बताइए तो क्या कमी है मेरी मेहनत में? दीपा ने आग्रह किया। कमी बताने से क्या फायदा? प्रोफेसर कुमार ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। सर, आप आदेश करें, मैं उस कमी को हर हाल में पूरा करूंगी। दीपा के स्वर में दृढ़ता झलक उठी। प्रोफेसर कुमार ने एक उचटती हुई नजर दीपा के चेहरे पर डाली, फिर बोले, तुमने अपने गुरु को अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है। बस इतनी सी बात? अगर आप पहले बता देते तो मैं आपकी इच्छा कब की पूरी कर चुकी होती सर। दीपा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, बताइए, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? तुम अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगी? सर, आप अगर आज्ञा करें तो मैं एकलव्य की तरह अपना अंगूठा काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी। दीपा की आंखों में सम्मान के भाव उभर आए। एकलव्य का अंगूठा? प्रोफेसर कुमार हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, ये उस जमाने की बात थी। भावनाओं में बहकर एकलव्य ने अपना करियर बर्बाद कर डाला था। आज के युग में सिर्फ करियर बनाने की बात सोची जाती है। आज गुरु और शिष्य दोनों ही प्रगतिशील विचारों के हैं। यदि गुरु कोई दक्षिणा लेता है तो बदले में शिष्य के करियर में 4 चांद लगा देता है। जानती हूँ सर, आपके अधीन रिसर्च पूरी करने वालों को एक सम्मानजनक मुकाम अपने आप ही हासिल हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपकी हर बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दीपा की आवाज में श्रद्धा झलक उठी। ये सुनकर प्रोफेसर कुमार अपनी आंखें बंद कर कुछ पल सोचते रहे, फिर फुसफुसाते हुए बोले, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उतना ही चाहिए जितना आजकल के दूसरे गुरु लेते हैं। क्या सर? मेरे घर वाले कल बाहर जा रहे हैं। सिर्फ 2 रातों के लिए तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी थीसिस क्लियर हो जाएगी। प्रोफेसर कुमार ने कहा। ये सुनकर जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी हों दीपा पर। हैरान सी दीपा का मुंह खुला का खुला रह गया। पलकें जैसे झपकना भूल गईं। वो जैसे अपने होश खोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके कानों ने सुना है वो सच भी हो सकता है। उसके कानों में पिघला हुआ शीशा खौलने लगा था। उसे चुप देखकर प्रोफेसर कुमार बोले, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? दीपा की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत मुश्किल से वो बोली, सर, मैं आपकी बेटी के समान हूं। ओह कम ऑन बेबी, बी प्रैक्टिकल। आजकल गुरु शिष्य का रिश्ता दोस्ती का होता है। प्रोफेसर कुमार भद्दे ढंग से मुस्कुराए, फिर अचानक ही उनका स्वर सख्त हो गया। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरे साथ दोस्ती निभा दोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, वरना अपनी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिरा समझना। दीपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुंह पर हाथ रखकर वो दौड़ती हुई वहां से चली गई। सारे आदर्शों की छवि एक झटके में खंडित हो गई थी। पुरुषों ने हमेशा ही स्त्री को उपभोग की वस्तु समझा है। प्रोफेसर कुमार ने भी उसे सिर्फ एक औरत ही समझा। उसकी प्रतिभा, लगन, योग्यता और मेहनत की कोई कीमत नहीं उनकी नजर में। वो इतने सालों से एक आदर्श गुरु के रूप में उन्हें पूजती चली आ रही है, लेकिन वे देवता नहीं, वासना के पुजारी निकले। दीपा को अपना वजूद खोता हुआ महसूस हो रहा था। प्रोफेसर कुमार की नजर में वो सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली प्रतिभा संपन्न छात्रा नहीं, बल्कि जिंदा गोश्त की तरह थी। क्या ये फल मिला है उसकी आज तक की मेहनत का? यही सम्मान है उसकी प्रतिभा का? दीपा जितना सोचती उसके मन की पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती। अपमान की अधिकता से उसकी आंखों के आंसू सूख चले थे। उसकी रगों में दौड़ रहा खून बर्फ होने लगा था। जिस दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं, उसमें जीना बेकार है। ऐसे अपमान से तो मरना बेहतर है। उसे अपने जीवन का अंत कर लेना चाहिए। शायद उससे प्रोफेसर कुमार को कोई सीख मिले, अपनी करनी पर उन्हें शर्म आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो
क्या कुशल शिकारी की तरह वो किसी दूसरे को अपने जाल में नहीं फंसा लेंगे? दीपा की सोच को एक झटका सा लगा। उसे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। प्रोफेसर कुमार को उनकी करतूतों की सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कैसे? विश्वविद्यालय में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उल्टे उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो क्या उसे हालातों से समझौता कर लेना चाहिए? शोषण को औरत की नियति मान लेना चाहिए? दीपा चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। वो रात भर करवटें बदलती रही। एक के बाद एक ख्याल आते रहे। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने दोपहर में प्रोफेसर कुमार को फोन किया। सर, आप मुझसे 2 रात के लिए घर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के लिए आपके घर आने के लिए तैयार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 2 रातों के लिए आ जाओ, इतना ही बहुत होगा, प्रोफेसर कुमार ने हंसते हुए कहा। ओके सर, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी, दीपा ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने प्रकाश के ऑफिस फोन किया। प्रकाश, मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन आज तो मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, प्रकाश ने कहा। प्रकाश प्लीज अपना जाना कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं आज ही अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना चाहती हूँ, दीपा ने जोर दिया। लेकिन क्या मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते? दीपा का स्वर कातर हो उठा। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, घर वालों का सामना करना तो बहुत मामूली बात है, प्रकाश हंस पड़ा। ओके, मैं 5 बजे तुम्हारे ऑफिस के सामने पहुंच जाऊंगी, दीपा ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। दीपा ने अपनी भूमिका तो तय कर ली थी, लेकिन उसके अंतर्मन में हलचल मची हुई थी। समय काटे नहीं कट रहा था। घड़ी की सुइयां भी आज कुछ ज्यादा ही धीमे चल रही थीं। शाम 5 बजे वो तैयार होकर प्रकाश के ऑफिस के सामने पहुंच गई। प्रकाश अपनी कार में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे लेकर तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर दीपा चुप रही। प्रकाश ने भी उसे टोकना ठीक नहीं समझा। सोचा शायद वो अपने आप को आने वाली स्थिति के लिए तैयार कर रही है। अपने विशाल बंगले के प्रांगण में पहुंचकर प्रकाश ने कार रोकी और दीपा के कंधे पर हाथ रखकर प्यार भरे स्वर में बोला, दीपा, घबराना बिल्कुल नहीं, पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जरूर स्वीकार कर लेंगे। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। दीपा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर प्रकाश की ओर देखा। जानोगी क्यों नहीं, उनकी स्टूडेंट जो रह चुकी हो, प्रकाश मुस्कुराया। स्टूडेंट रह नहीं चुकी हूं, बल्कि आज भी हूं। क्या मतलब? मैं अपनी रिसर्च उन्हीं के अंडर पूरी कर रही हूं, दीपा ने धीमे स्वर में बताया। तुम पापा के अंडर रिसर्च कर रही हो? प्रकाश उछल पड़ा। फिर दीपा को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार गाइड का नाम पूछा था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अपनी रिसर्च अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर पूरा करना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें गाइड का नाम बता देती तो तुम अपने पापा से मेरी सिफारिश जरूर करते। फिर मेरे मन में जिंदगी भर ये एहसास बना रहता कि पीएचडी की डिग्री मुझे अपनी योग्यता से नहीं बल्कि सिफारिश से मिली है। ये कहते हुए दीपा का स्वर अचानक ही गंभीर हो उठा। यू आर ग्रेट दीपा, रियली यू आर ग्रेट। आज पापा तुम्हें नई भूमिका में देखकर बुरी तरह चौंकेंगे। प्रकाश ने प्यार से दीपा के कंधे पर हाथ रखकर उसे नीचे उतरने का इशारा किया। कार का दरवाजा बंद कर प्रकाश दीपा को लेकर घर के अंदर पहुंचा। दीपा के साथ प्रकाश को आता देख प्रोफेसर कुमार बुरी तरह चौंक पड़े। उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये दोनों एक साथ कैसे आए। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अटकते हुए कहा, प्रकाश, तुम तो आज ऑफिस से सीधे बाहर जाने वाले थे ना? हाँ पापा, लेकिन दीपा ने जिद की कि मैं आज ही उसकी मुलाकात आपसे करवा दूं, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए बताया। कैसी मुलाकात? प्रोफेसर कुमार का स्वर किसी अनहोनी आशंका से कांप उठा। सर, आप चाहते थे कि मैं केवल 2 रातों के लिए आपके पास आ जाऊं, लेकिन आपका बेटा
पूरी जिंदगी के लिए मुझे यहाँ लाना चाहता है। दीपा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सड़क सड़क सड़क, जैसे नंगी पीठ पर चाबुक पड़ रहे हों। प्रोफेसर कुमार का सर्वांग कांप उठा। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। दीपा ने एक झटके में उनके चेहरे का नकाब नोच डाला था। अपने बेटे के सामने ही उन्हें नंगा कर दिया था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। अवाक तो प्रकाश भी रह गया था। चंद पलों तक तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। फिर उसने दीपा की बाहों को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, दीपा, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह मालूम है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे पापा रिसर्च पूरी करवाने के लिए मुझसे क्या गुरु दक्षिणा मांग रहे थे, दीपा ने सर्द स्वर में कहा। दीपा की बाह छोड़ प्रकाश ने उलझन भरी नजर से प्रोफेसर कुमार की ओर देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपा जो कुछ कह रही है वो सच हो सकता है। प्रोफेसर कुमार अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। पापा? अविश्वास से प्रकाश का स्वर कांप उठा। प्रकाश, अगर मैं चाहती तो जिंदगी भर खामोश रहती, लेकिन इससे प्रोफेसर कुमार का हौसला बढ़ जाता। वे किसी दूसरे शिकार को पकड़ लेते और गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते रहते। इसीलिए मैंने सच्चाई उजागर करना जरूरी समझा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं, दीपा ने प्रकाश की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे थे। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? प्रकाश का स्वर भीग उठा। पल भर के लिए उसके चेहरे पर तूफान छा गया। फिर वो दृढ़ स्वर में बोला, दीपा, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन आज मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। मैं हर हालत में तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूं। अब ये संभव नहीं हो सकता, दीपा ने फैसला सुनाया। क्यों संभव नहीं हो सकता? प्रकाश तड़प उठा। दीपा ने प्यार भरी नजर से प्रकाश की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, अगर सच उजागर किए बिना मैं तुमसे शादी कर लेती, तब भी तुम्हारे पापा जिंदगी भर मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। वे भले ही गुरु का धर्म भूल गए हों, लेकिन मैं शिष्या का धर्म नहीं भूली हूं। अपनी बहू के सामने आजीवन जलील होने की जलालत से मैं उन्हें मुक्ति देती हूं। उनके लिए यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई। किसी में उसको रोक पाने की हिम्मत नहीं थी।